हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट ईजी के हमारे आज के सेशन में। यहाँ हम देखते हैं प्रतिदिन के राजस्थान करंट अफेयर्स जो सुजस बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और सुजस बुलेटिन का एनालिसिस करते हैं। आज है बुधवार 17 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया संवत 2083। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉ। यह दिन पूरी दुनिया को बंजर होती ज़मीन और सूखे के खतरे से बचाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर 1994 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में फैल रहे मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, ज़मीन का बंजर होना को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना था। पहली बार यह दिवस 17 जून 1995 को मनाया गया था। इसकी 2026 की आधिकारिक थीम है जमीन और भविष्य के लिए एकजुट, यूनाइटेड फॉर लैंड और लिगेसी और फ्यूचर के विचार पर आधारित है, जो मिट्टी को स्वस्थ रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन को सुरक्षित करने पर जोर देती है। आज दिवस विशेष में महाराणा प्रताप जयंती भी प्रति वर्ष मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। आज दिवस विशेष में हम देखें तो इस्लामिक नववर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। इस्लामिक नववर्ष को हिजरी नववर्ष भी कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर पर आधारित यह होता है, जो इस्लामिक चंद्र कैलेंडर हिजरी कैलेंडर का पहला दिन होता है। मुहर्रम महीने से हिजरी महीने की शुरुआत होती है। मुहर्रम महीने का पहला दिन आज है, तो मुहर्रम महीने के पहले दिन से इसकी शुरुआत होती है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना की ओर की गई ऐतिहासिक हिजरत की याद में मनाया जाता है। अभी कौन सा नववर्ष शुरू हुआ है, तो हिजरी कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम का चांद दिखाई देने के साथ ही इस्लामिक नववर्ष हिजरी सन 1448 की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ई श्रम पोर्टल, एक परिचय। देश के असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, अंत्योदय के संकल्प को साकार करना। शुरुआत इसकी हुई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए श्रमिकों को एक एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर श्रमिक जो भी है असंगठित क्षेत्र के, उनका एकीकृत जो डेटा, इंटीग्रेटेड डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसे इस पर अपलोड किया जाएगा। इसकी शुरुआत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को की गई थी। श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में ई श्रम पंजीकरण की स्थिति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जिसमें हम देखें तो अब तक राजस्थान में 1,54,50,294 लगभग 154 करोड़ से ज़्यादा ई श्रमिक पोर्टल पर श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। लैंगिक भागीदारी हम इसमें देखें जेंडर के आधार पर, तो महिला श्रमिक की संख्या इसमें 82,40,291 है। लगभग 53.33% भागीदारी महिला श्रमिकों की है, जो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है। साथ ही पुरुष श्रमिकों की संख्या हम देखें इसमें तो 72,09,896 पुरुष श्रमिकों की संख्या ई श्रम पंजीकरण पर पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। टोटली हम एकीकृत रूप में देखें तो लगभग 1.54 करोड़ से ज़्यादा ई श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को आवेदन पंजीकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और क्षेत्रवार सेक्टर वाइज पंजीकरण। हम देखें इसमें तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है, जिसमें राज्य में 85,99,316 कृषि श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। लगभग 86 लाख हम मान सकते हैं का पंजीकरण हो चुका है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि व केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। निर्माण क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में हम देखें तो 24,29,179 श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। वस्त्र एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में 8,02,650 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम हम देखें तो स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण दर्ज कर सकते हैं। राज्य में 1,02,27,852 श्रमिकों ने ऑनलाइन खुद रजिस्ट्रेशन किया है। कॉमन सर्विस सेंटर्स, जिसमें हम ई मित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है पंजीकरण, जिसमें हम देखें तो कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से 51,62,175 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। अन्य माध्यमों में देखें तो राज्य सेवा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा उमंग ऐप से भी
योजनाओं को प्रोफाइल को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशंस। ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई है। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, और इस पर वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत 21 अक्टूबर 2024 को की गई थी। इसके तहत श्रमिक मात्र एक क्लिक पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बुनकर स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इन सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई है। पंजीकरण के लिए पात्रता और प्रक्रिया हम देखें एलिजिबिलिटी, और इसकी जो प्रक्रिया है पंजीकरण की, उसमें हम देखें तो 16 से 59 वर्ष के बीच कोई भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। इसमें श्रमिक ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज में हम देखें तो श्रमिक अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। अलवर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शहरी सेवा शिविर को निरीक्षण किया है। संजय शर्मा जो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, अलवर में उन्होंने शहरी सेवा शिविर का पंजीकरण निरीक्षण किया, परिवादों को सुना, आवासीय पट्टों सहित विभिन्न योजनाओं के दस्तावेज वितरित किए। जयपुर में मुख्य सचिव श्रीनिवास ने मानगढ़ खोखावाड़ा ग्राम में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। भरतपुर में हम देखें तो जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने भूसावर नगर पालिका का पथेना ग्राम पंचायत के उपखंड शिविरों का निरीक्षण व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कुंडन कला एवं बारी ग्राम पंचायत में शिविरों का अवलोकन कर ग्रामीणों से संवाद किया। नेक्स्ट हम देखेंगे शिविरों के लिए कार्य योजना और दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 जून को अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई थी। इसके क्रम में निम्नलिखित विस्तृत निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, जिनमें हम देखें प्री कैंप का आयोजन, ग्राम पंचायत पर मुख्य शिविर से पहले अग्रिम दल गठित कर प्री कैंप लगाए जाएंगे। इन प्री कैंपों में बिजली के झूलते तार ठीक करना, खराब हेडपंप की मरम्मत, योजनाओं में पात्रों का सर्वे, सार्वजनिक भवनों के लिए भूमि आवंटन और प्रस्ताव तैयार करने जैसे कार्य किए जाएंगे। फॉलोअप कैंप, जिसमें यदि शिविर के दिन किसी भी कारणवश कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है तो उन प्रकरणों के निस्तारण के लिए 7 दिन के बाद फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जाएगा। संपर्क पोर्टल 181 का प्रयोग, संपर्क पोर्टल पर शिकायतों को और प्रकरणों को ग्राम पंचायतवार चिन्हित कर शिविर दिवस में ही उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, संभागीय आयुक्त प्रतिदिन शिविरों का औचक निरीक्षण कर दैनिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। संभागीय आयुक्त को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। संभागीय आयुक्त को जिम्मेदार माना जाएगा व जिला कलेक्टर द्वारा को भी इनके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का एक जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल गठित किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का जिला स्तरीय पर्यवेक्षण दल गठित किया जाएगा इसके निरीक्षण के लिए। व संभागीय आयुक्त को निरीक्षण व दैनिक प्रगति की समीक्षा संभागीय आयुक्त करेंगे। यह दल ग्रामीण सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण करेगा और इसकी रिपोर्ट विश्लेषण कर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएगा यह दल। नेक्स्ट हम देखेंगे गिव अप अभियान। खाद्य सुरक्षा से संबंधित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाभार्थियों से संवाद के दौरान इस अभियान की सफलताओं को साझा किया है। अभियान का उद्देश्य अपात्र और सक्षम लोगों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ छोड़ना, ताकि वास्तविक पात्रों और जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। इस गिव अप अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 नवंबर 2024 को किया गया था। गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो सक्षम लोग हैं, जो अपने स्वयं का खर्चा खुद निकाल सकते हैं, सक्षम लोग और अपात्र लोग स्वेच्छा से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका लाभ त्याग दे, उसकी जो उपयोग करना उसको छोड़ दे। इसके लिए गिव अभियान शुरू हुआ था 1 नवंबर 2024 से। प्रमुख उपलब्धियां और आंकड़े इसके तहत देखें तो अभियान के तहत 82 लाख लोगों ने स्वेच्छा से लाभ का त्याग किया है, गिव अप किया है। 82 लाख लोगों ने इस अभियान से प्रेरित होकर 56 लाख लोगों ने इसका त्याग किया और 29 लाख लोगों ने KYC नहीं करवाई है। मुख्यमंत्री ने 1 दशक से अधिक समय के बाद 26 जनवरी 2025 को एनएफएसए पोर्टल दोबारा चालू किया है, जिससे अब तक 24 लाख वास्तविक
पात्र जनों को लाभ दिया जा सका है 84 लाख से अधिक। खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रदेश के कुल 4.46 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है। पात्र लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ इसमें देखें तो इन वास्तविक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज, गैस सब्सिडी और दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। तो हम ध्यान में रखेंगे गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई है। इसके तहत 82 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है, जिसमें 56 लाख लोगों ने इसका त्याग किया है। 29 लाख लोगों ने इस KYC नहीं करवाई है। राज्य में कुल 4.46 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे योग संगम एवं योगाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026। 21 जून 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ विभिन्न स्थानों पर योग करने के लिए योग संगम अभियान के तहत पंजीकरण आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग संगम अभियान के तहत कौन पंजीकरण कर सकता है? तो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला कोई भी संगठन, जैसे सरकारी संगठन, शैक्षिक संस्थान, रेजिडेंटल वेलफेयर सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन जिसमें NGOs, सामुदायिक समूह आदि शामिल है, वो पंजीकरण कर सकते हैं। स्थानीय योगाभ्यास कार्यक्रम बूंदी में देखें तो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन अभियान के तहत सूरज छतरी तथा रानी जी की बावड़ी पर विशेष योगाभ्यास का सत्र आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे सफल संचालन के लिए शारीरिक शिक्षकों को कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत योगासन, प्राणायाम व ध्यान की विधियों का व्यावहारिक अभ्यास और प्रशिक्षण दिया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 त्रिपक्षीय MOU हुआ है। इंडियन स्टोन मार्ट 2028 के तहत इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के भव्य आयोजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य रूप से त्रिपक्षीय समझौता किया गया है, जिसमें हम साझेदारी संस्थाएं देखें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य यह MOU किया गया है। इंडियन स्टोन मार्ट 2028 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, रिको, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य MOU हुआ है, त्रिपक्षीय MOU हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाना और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आयोजन की तिथि हम देखें तो इंडियन स्टोन मार्ट का आयोजन 17 से 20 फरवरी 2028 को किया जाएगा। 17 से 20 फरवरी। नेक्स्ट हम देखें रणनीति और प्रभावी योजनाएं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार वर्ष 2028 के आयोजन को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 से भी भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां अभी भी शुरू कर देश विदेश के पत्र उद्यमियों से चर्चा की जाएगी। अगले आयोजन में देश के साथ साथ विदेश के आर्किटेक्ट्स को भी जोड़ा जाएगा, ताकि उनसे राजस्थान के पत्रों के बारे में जानकारी दी जा सके। उन्हें वर्ष 2028 के आयोजन में रिकॉर्ड विदेशी खरीदारी, वैश्विक निवेशों की सहभागिता, आधुनिकीकरण, स्टार्टअप्स पर विशेष जोर रहेगा। चीन, लंदन, इटली सहित अन्य देशों में होने वाले स्टोन प्रदर्शनियों की बखूबी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए पत्थर उद्योगों से जुड़े, मशीन डिज़ाइन आदि क्षेत्र से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता के लिए 11 देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। जो इंडिया स्टोन मार्ट 2028 है, इसके सफलता के लिए 11 देशों में रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, रिको MD सुरेश ओला, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठक मंत्री प्रकाश चंद्र, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव नरेश पारिक और इंडिया स्टोन मार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा तथा सीडोस के उपाध्यक्ष दीपक अजमेरा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे थे। राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग की नई नीतियाँ। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्य मंत्री हैं के बिश्नोई जी। उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण, राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। इसके तहत राजस्थान में शीघ्र ही सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन शुरू होगा। निवेश प्रोत्साहन। राज्य सरकार द्वारा निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने व अधिक से अधिक उद्योग दिलाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नीतियों का क्रियान्वयन। इसी क्रम में राज्य में करीब 34 नई नीतियाँ निवेश के लिए लागू की गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राहुल गांधी का कोटा दौरा, नीट पेपर लीक मुद्दा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को शाम मतलब आज 17 जून को शाम कोटा पहुंचेंगे और रात में वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। छात्रों से संवाद करेंगे। वो 5:30 बजे दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर युवाओं से नीट पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया को संबंधित संवाद करेंगे। राष्ट्रव्यापी अभियान। इस अभियान के माध्यम से वे परीक्षा सुधार के 4 मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
नेक्स्ट हम देखेंगे बाड़मेर रिफाइनरी और जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण पीएम द्वारा किया जाएगा। लोकार्पण की तिथि हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को महत्वाकांक्षी बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना का लोकार्पण कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जोधपुर एयरपोर्ट का भी लोकार्पण इसी दौरान किया जाएगा। इस दौरान वे जोधपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संकेतों से हुई है। पेट्रोल डीजल का उत्पादन रिफाइनरी में 18 जून से डीजल व 22 जून से पेट्रोल का उत्पादन शुरू करने की योजना है। 18 जून से डीजल उत्पादन होने लग जाएगा राजस्थान रिफाइनरी में और 22 जून से पेट्रोल का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन 2000 करोड़ के भुगतान पर सहमति। विवाद हुआ था अभी जल जीवन मिशन के तहत जो कंपनियां इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं उन्हें काफ़ी वर्षों से उनका भुगतान नहीं हुआ है, जो उनको पे करना चाहिए था और गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इस वजह से उन्होंने पानी की सप्लाई करने के लिए कार्य ठप कर दिया था। इसी विवाद का समाधान उन्होंने राज्य सरकार ने कर दिया है। 2000 करोड़ के भुगतान पर सहमति उनकी बन गई है। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों को भुगतान संबंधी विवाद को लेकर वित्त विभाग और ऑल राजस्थान PHED कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बीच सहमति बन गई है। पेयजल सप्लाई बहाल की गई। इस सहमति के बाद ठेकेदारों ने 17 जून से पूरे प्रदेश में पेयजल सप्लाई ठप करने की अपनी घोषणा को वापस ले लिया है। भुगतान की रूपरेखा हम देखें तो समझौते के तहत करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान अगले 7 दिनों में, बाकी 1000 करोड़ रुपए का भुगतान अगले 15 जुलाई तक किया जाएगा। इसके अलावा ठेकेदारों को टाइम एक्सटेंशन देने और पेनल्टी नहीं लगाने पर भी सहमति बनी है। उदयपुर में राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा का आयोजन। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती और हल्दीघाटी विजय साधार्थ चतुर्थी समारोह में बुधवार को महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन राव भागवत सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। RSS के सरसंचालक मोहन राव भागवत सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय चेतना सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। जिला प्रशासन ने प्रताप गौरव केंद्र और सभा स्थल ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र को नो फ्लाइन जोन घोषित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में अच्छी बारिश के लिए अनूठी परंपराएं जो प्रचलित है उनके बारे में हम देखेंगे। मेंढक मेंढकी की शादी। बांसवाड़ा के डेगली माता चौक में ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार के साथ मेंढक मेंढकी का प्रतीकात्मक विवाह कराया गया बांसवाड़ा में डेगली माता चौक में, ताकि अच्छी बारिश की जा सके। ये प्रचलित अनूठी परंपराएं हैं जो प्राचीन समय से राजस्थान में की जाती हैं अच्छी बारिश को लेकर, जिसमें मेंढक मेंढकी की शादी तथा मेंढक और मेंढकी की शादी की जाती है। बांसवाड़ा में घूघरी धाड़ परंपरा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के गाँव में महिलाएं पुरुष के वेश धारण कर तलवारें और लकड़ियां लेकर धाड़ लेकर धाड़ निकालती हैं। जो महिलाएं होती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की, वो पुरुषों का वेश धारण करती है, पुरुषों के कपड़े पहनती है, तलवारें और लकड़ियां हाथ में लेकर धाड़ करती हैं। धाड़ यानी जुलूस निकालती है और इंद्रदेव को चेतावनी देती हैं। ग्रामीण अनाज से घुघरी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। इंद्रदेव को चेतावनी भी दी जाती है और ग्रामीणों द्वारा अनाज से घुघरी बनाकर इंद्रदेव को भोग भी लगाया जाता है। टिटहरी के संकेत। भीलवाड़ा के आज़ाद नगर में एक मकान की छत पर टिटहरी ने 4 अंडे दिए हैं। लोक मान्यता के अनुसार यदि टिटहरी ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर अंडे देती हैं तो उसे अच्छी और भरपूर बारिश का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर प्रतापनगर कोचिंग हब की स्थिति। परियोजना की सुस्ती। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग संस्थानों को प्रतापनगर शिफ्ट करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर कोचिंग हब विकसित किया गया था, जो अब तक गति नहीं पकड़ पाया है। लक्ष्य से भटका। आवासन मंडल ने इसे 500 करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान में मंडल के रखरखाव पर हर महीने 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। वर्तमान स्थिति हम देखें तो हब के कुल 9 टावरों में से 5 टावरों में 14 कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो रहे हैं और सरकार बदलने के बाद इसे बड़े हिस्से को IIT जोधपुर और फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी को देने की घोषणा बजट में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे हल्दीघाटी विजयोत्सव का आयोजन। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से बुधवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में हल्दीघाटी विजयोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं
इनमें से कार्यक्रम पर प्रताप के जीवन आधारित प्रेरणादायक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा और कवियों द्वारा शौर्य व साहस का संदेश दिया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की फेलोशिप में राजस्थान का प्रदर्शन। चयनित कलाकार हम देखें तो उसमें संस्कृति मंत्रालय के सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT द्वारा वर्ष 2025-26 के बैच की सीनियर व जूनियर फेलोशिप के लिए देश भर से 400 कलाकारों का चयन किया गया है देश भर से, जिनमें से राजस्थान के 14 कलाकारों को स्थान मिला है। जो सीनियर फेलोशिप और जूनियर फेलोशिप के तहत राजस्थान के 14 कलाकारों को इसमें चुना गया है, जो कुल सूची का सिर्फ 3.5% है। राज्यों की तुलना हम देखें तो फेलोशिप के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश से 64, पश्चिम बंगाल से 37, दिल्ली से 30 से काफ़ी पिछड़ गया था। राजस्थान में केवल 14 कलाकारों का इसमें चयन हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश से 64, पश्चिम बंगाल से 37 और दिल्ली से 30 कलाकारों का इसमें चयन हुआ है। राजस्थान से चयन के मामले में हम देखें तो सीनियर फेलोशिप 6 कलाकारों का चयन हुआ है सीनियर फेलोशिप के तहत, जिसमें हम देखें तो जयपुर के राजाराम भादु और गगन मिश्रा, राजाराम भादु, बीकानेर के डॉक्टर मुकेश हर्ष, उदयपुर से लायक हुसैन, जोधपुर से वगराम चौधरी और बाड़मेर से भुट्टे खान को सीनियर फेलोशिप के लिए चयनित किया गया है। जूनियर फेलोशिप में 8 कलाकारों का चयन किया गया है, जिनमें जयपुर से निर्मल सैनी, प्रियदर्शनी मिश्रा, कनक शेखावत, श्रीगंगानगर से जगजीत शाह, करौली से संकेत जैन और बाड़मेर से दीन मोहम्मद, अलवर से यूसुफ खान, पाली से नीलेश वैष्णव का चयन हुआ है। और राजस्थान से टोटल 14 कलाकारों का चयन हुआ है, जिनमें सीनियर में 6 और जूनियर पे 8 कलाकारों का चयन हुआ है। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी का कैलिफोर्निया कंपनी के साथ MOU। जयपुर की जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी ने कैलिफोर्निया बेस्ड ऑब्जेक्शन ऑटोमेशन सिस्टम सॉल्यूशंस के साथ MOU किया है। इस समझौते के तहत मुख्य उद्देश्य एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री अलायंस एजुकेशन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल को मजबूत करना है। वाइस चांसलर विजय शेखर चेलाबोइना के अनुसार इसके जरिए एक्सपर्ट कल्चर लेक्चर, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप के माध्यम से स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए नए वैश्विक अवसर खुलेंगे। तो हम ध्यान में रखेंगे जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया बेस्ड ऑब्जेक्ट ऑटोमेशन सिस्टम सॉल्यूशंस के बीच MOU हुआ है। किसाऊ बहुउद्देश्य बांध परियोजना। किसाऊ बांध के लिए 6 राज्यों में ऐतिहासिक सहमति बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्षों से लंबित किसाऊ बहुउद्देश्य परियोजना बांध परियोजना पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 6 राज्यों के बीच सहमति बन गई है। परियोजना का विवरण हम देखें तो यह बांध उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक टोंस नदी पर प्रस्तावित है। किसाऊ परियोजना यह एशिया का दूसरे सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट होगा। इसकी ऊंचाई 236 मीटर और लंबाई 680 मीटर होगी। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध प्रोजेक्ट होगा। किसाऊ बांध है बहुउद्देश्य बांध परियोजना वो, और 6 राज्यों के बीच इसके लिए सहमति बनी है, जिससे कुल 660 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जिससे 1379 MOU ग्रीन इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को बराबर प्राप्त होगी। इससे 97,076 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। भागीदार राज्यों को पेयजल की आपूर्ति भी होगी। राजस्थान को लाभ हमें इसमें देखें तो ऊपरी यमुना बेसिन में यमुना और उसके सहायक नदियों गिरी पर रेणुका जी, यमुना पर लखवार और टोंस पर किसाऊ पर बांध बनने से राजस्थान को इस परियोजना से करीब 10% पानी, लगभग 1917 क्यूसेक और पानी मिलेगा और बिजली भी इससे मिलेगी। इसलिए राजस्थान के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। इसमें हम देखें तो यमुना जल का आवंटन क्यूसेक में देखें तो हरियाणा को 6,417, उत्तर प्रदेश 4,515, राजस्थान 1,917, दिल्ली 1,811, हिमाचल प्रदेश 423 क्यूसेक पानी का आवंटन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान को 1,917 क्यूसेक पानी का आवंटन किया जाएगा। वित्तीय भार का समाधान। जल घटक के कार्य का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। शेष 10% वित्तीय भार 6 राज्यों द्वारा उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से की लागत साझा करने के एवज में आवंटित पानी दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमत हो गया है, जिसका खर्च दिल्ली और राजस्थान मिलकर उठाएंगे। अर्थात हिमाचल प्रदेश अपने हिस्से का पानी राजस्थान और दिल्ली को देगा, जिसके बदले हिमाचल प्रदेश की जो हिस्से की राशि है उसका भुगतान दिल्ली और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान राज्य कैबिनेट के 3 बड़े फैसले हुए हैं। राजस्थान कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने खनन, न्यायिक व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें दुर्लभ खनिज
रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज। बालोतरा के पंचपदरा व शेरगढ़ में ग्राम नवातला देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज की ब्लॉक की खोज एक्सप्लोरेशन करने के लिए मेसर्स सेंट्रल माइनिंग एंड प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दे दिया गया है। दुर्लभ खनिज की खोज के लिए बालोतरा के पंचपदरा व शेरगढ़ के नवातला एवं देवीगढ़ में मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दे दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज करने के लिए। NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA के मामलों के लिए विशेष न्यायालय। राज्य में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई व त्वरित निस्तारण के लिए नए विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। राज्य के 8 जिलों जिनमें बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलोदी, सलूम्बर, खेरतल तिजारा, डीग, कोटपुतली बहरोड एवं ब्यावर में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। ये जो 8 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं नए, उनमें नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। ये आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा। शहरी निकायों में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कड़ाई के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए, जिनमें डंपिंग यार्डों में जमा 47.90 लाख टन पुराने कचरे को पूरी तरह से निस्तारण करना होगा। वर्तमान स्थिति हम देखें तो प्रदेश के कुल 309 शहरी निकायों में से वर्तमान में केवल 80 से 85 शहरों में ही कचरा प्रोसेसिंग प्लांट लागू है, जिनकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। कचरों के ढेरों से भूमि और जल प्रदूषण हो रहा है। अकेले जयपुर में ही कचरे के ढेर हटाने से करीब 147 एकड़ भूमि खाली होने का अनुमान है। नई कार्य योजना विभाग के सचिव रवि कुमार जैन के अनुसार अब भी सभी नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। साथ ही पुराने कचरे को हटाने के साथ साथ प्रतिदिन एकत्रित होने वाले कचरे को उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख चुनौती ये गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना, सेग्रीगेशन सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके अभाव में कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग प्लांट ठप नाम मात्र चल पा रहे हैं। जैसलमेर गोडावन, ये गोदावन हो गया है प्रिंट मिस्टेक के कारण। गोडावन के 3 चूजों का जन्म जैसलमेर में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के तहत जैसलमेर के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर में 2 कैप्टिव अंडों और जंगल से लाए गए 1 अंडे से कुल 3 गोडावन चूजों का जन्म हुआ है। जैसलमेर ब्रीडिंग सेंटर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के ट्वीट के अनुसार चौथे वर्ष में अब तक कुल 26 चूजों का जन्म हो चुका है, जिससे सुदासरी व रामदेवरा संरक्षण केंद्रों में कुल गोडावन की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। दोनों संरक्षण सेंटर की गोडावन की संख्या देखें तो 94 टोटल गोडावन हो चुके हैं। देवस्थान विभाग की NUT योजना और पुजारियों की समस्या। राज्य में हजारों पुजारी परिवार देवस्थान विभाग की शाश्वत वार्षिकी योजना NUT का लाभ पाने के लिए प्रशासनिक जटिलताओं से जूझ रहे हैं। योजना व बजट देखें तो प्रदेश के विभिन्न जिलों के 48,467 मंदिरों के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए की वार्षिकी राशि स्वीकृत की जाती है, जिससे न्यूनतम वार्षिकी की 1,200 रुपये है। इसका भुगतान जिला कलेक्टर जागीर व देवस्थान विभाग के माध्यम से होता है। लाभार्थियों की घटती संख्या। वर्ष 2004 में प्रदेश के 54,587 मंदिरों को इसका लाभ मिल रहा था, जो वर्तमान रिकॉर्ड अपडेट न होने और उत्तराधिकारियों की अनभिज्ञता के कारण 48,467 रह गए हैं। जटिल प्रक्रिया बनी बाधा। मूल लाभार्थियों के निधन और उसके बाद उत्तराधिकारियों के नाम संशोधन न होने से सहायता राशि अटकी हुई है। इसके लिए उत्तराधिकारियों को NOC, बैंक विवरण ऑनलाइन जमा कराना, पटवार तहसीलदार की जाँच के बाद कलेक्टर से 12 के प्रमाण पत्र और अंत में देवस्थान विभाग उदयपुर के आयुक्त से 12 के प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है, जो एक बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से इसमें समस्या बनी हुई है। तो हम ध्यान में रखेंगे शाश्वत वार्षिकी की योजना जो NUT योजना है वो देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। पुजारियों को इसके लिए वार्षिक भुगतान किया जाता है। सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप अहमदाबाद। राजस्थान की दक्षिणा जोशी ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 2 मिनट 20 सेकंड 0.82 सेमी सेकंड का समय निकालकर रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। तो हम ध्यान में रखेंगे सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप जिसका आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। राजस्थान की दक्षिणा जोशी ने सिल्वर मेडल वहां जीता है। राजस्थान करीब 2 दशक 20 साल के लंबे अंतराल के बाद सीनियर नेशनल तैराकी में कोई पदक राजस्थान को मिला है। इससे पहले राजस्थान की सृष्टि टंडन ने सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता था। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने दक्षिणा को 51,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
आयोजन उदयपुर जिला हैंडबॉल संघ की मेजबानी में 17 जून से 21 जून तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय रेफरीज क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। रेफरियों को हैंडबॉल नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियमों, आधुनिक तकनीकों और मैच संचालन के लिए व्यवहारिक पहलुओं से प्रशिक्षित किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे, उदयपुर में जिला हैंडबॉल संघ की मेजबानी में 17 से 21 जून तक 5 डेज़ का जो स्टेट लेवल का आवासीय जो रेफरीज के लिए क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप। राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन 16 जून को जयपुर के चौगान स्टेडियम में किया गया। तो राजस्थान स्तरीय प्रीमियम बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर के चौगान स्टेडियम में किया जा रहा है। जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, VGU और गूगल क्लाउड के बीच साझेदारी हुई है। जयपुर की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी में जनरेटिव AI कैंपस लॉन्च किया गया है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जनरेटिव AI कैंपस लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और टेक्नोलॉजीज और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन को सीधा शोध व नवाचार के केंद्र में रखा जाएगा। गूगल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी VGU में, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, जहां छात्र लाइव लैब्स, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, हैकाथॉन, इमर्सिव लर्निंग के माध्यम से वास्तविक दुनिया की AI चुनौतियों पर काम करेंगे। लाभार्थी, इससे यूनिवर्सिटी के 19,000 से अधिक लाभार्थियों व फैकल्टी लाभान्वित होगी। 10,000 से अधिक स्टूडेंट को जेमिनी एंटरप्राइजेज फॉर एजुकेशन की सुविधा मिलेगी, जिससे वे रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग व डेटा एनालिसिस कर सकेंगे। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, लॉ, डिज़ाइन, हेल्थ साइंस, लाइब्रेरियल स्टडीज़, मीडिया जैसे विभिन्न विषयों पर इसका उपयोग हो सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर, नवाचार पर फोकस। UEM जयपुर के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ समझौता किया है। UEM जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ MOU किया है, जिसके तहत उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड शिक्षा और प्रोफेशनल क्षमता का निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना है। इस पर एसोसिएट डीन प्रोफेसर प्रीति शर्मा और नेटवर्क प्रतिनिधि सौम्यव्रत भट्टाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए हैं। अरुण तिवारी सम्मानित किए गए हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित डॉक्टर्स अवार्ड्स समारोह, रूमेटोलॉजी डॉक्टर अरुण तिवारी को स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो हम ध्यान में रखेंगे, भोपाल में डॉक्टर अवार्ड्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर अवार्ड 2026 से रूमेटोलॉजी अरुण तिवारी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा प्रदान किया गया है। दिल्ली NCR राज्य के 4 राज्यों में बनेंगे नमो सिटी। भारत देश में 4 राज्यों में नमो सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में भी एक नमो सिटी का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली पर आबादी बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी NCR क्षेत्र में 4 नए आधुनिक ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे, जिन्हें नमो सिटी नाम दिया जाएगा। इनमें शामिल राज्य देखें तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली उपनगर में 4 नमो सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे दिल्ली पर आबादी का जो दबाव है वो कम किया जा सके। मंजूरी व वित्तीय सहायता केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई NCR प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में ये फैसला रीजनल प्लान 2041 के मसौदे पर चर्चा के दौरान किया गया। केंद्र सरकार 5 साल में इन शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सहायता देगी। राजस्थान में भूमि की तलाश, राजस्थान में नमो सिटी के लिए अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड जिलों में उपयुक्त जमीन की तलाश की जाएगी। नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खरा के अनुसार PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सार्वजनिक या निजी मोड से जो भी संभव होगा उसका प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। नमो सिटी की प्रमुख विशेषताएं देखें तो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के पास नमो भारत ट्रेन ट्रैक के साथ बसाए जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर यहाँ 2 से 3 लाख की आबादी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली की हेली टैक्सी की सुविधा दी जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल आत्मनिर्भर शहरी केंद्र, आधुनिक कचरा निस्तारण, विद्यार्थियों व श्रमिकों के लिए विशेष आवश्यक सुविधाएं भी मिलेगी। टोक्यो की तर्ज पर दिल्ली का विकास करने के लिए उद्देश्य से प्लानिंग बोर्ड ऐसे कुल 8 शहर बसाना चाहता है, जिनमें से पहले चरण में 4 शहरों को मंजूरी दे दी गई है। हेली टैक्सी यानी जो हेलीकॉप्टर की टैक्सी की सुविधा होती है, उड़ने वाली टैक्सी हम बोल सकते हैं,
उसकी सुविधा भी इन शहरों को दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे आयकर विभाग इनकम टैक्स में बड़ा फेरबदल किया गया है। सतीश वर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में एडिशनल कमिश्नर रहे सतीश वर्मा का तबादला राजस्थान में किया गया है। सतीश वर्मा का राजस्थान में उन्हें काले धन, ब्लैक मनी, अघोषित आय, बेनामी लेन देन से जुड़ी गंभीर मामलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल के तहत एडिशनल जॉइंट कमिश्नर के स्तर पर 37 अधिकारियों के तबादले व आदेश जारी किए गए हैं। ड्रग रूल 1945 में संशोधन, सिरप आधारित दवाओं पर सख्ती। केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए और मरीजों की सुरक्षा के लिए ड्रग रूल 1945 में एक बड़ा संशोधन किया है। शेड्यूल के से शब्द विलोपन नियम के तहत अनुसूची के शेड्यूल के सूची से सिरप को हटा दिया गया है। बिना पर्चे बिक्री पर रोक। इस बदलाव के तहत कफ सिरप, अन्य सिरप आधारित दवाएं सिर्फ ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जा सकेगी। इन दवाओं की बिक्री पूरी तरह से प्रिस्क्रिप्टिव होगी, डॉक्टर के पर्चे पर आधारित होगी। प्रभावी तिथि हम देखें तो संशोधन का ड्राफ्ट 1 जनवरी 2026 को प्रस्तावित किया गया था, जिसे 2 जून 2026 से पूरे देश में लागू किया गया है। हाल ही के वर्षों में भारत निर्मित कफ सिरप दूषित तत्व पाए जाने की विदेशी घटनाओं के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे साहित्य सम्मान जुगल परिहार स्मृति राजस्थानी साहित्य सम्मान 2026 जुगल परिहार स्मृति समिति की ओर से वर्ष 2026 का राजस्थानी साहित्य सम्मान बालोतरा के वरिष्ठ साहित्यकार अर्जुन दान चारण को देने की घोषणा की है। तो हम ध्यान में रखेंगे अर्जुन दान चारण को जुगल परिहार समिति की ओर से जुगल परिहार समिति राजस्थानी साहित्य सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान उनकी चर्चित राजस्थानी कृति जीवन यात्रा और जात्रा जीवन के लिए दिया जा रहा है। हम ध्यान में रखेंगे अर्जुन दान चारण की बुक है जीवन यात्रा और जात्रा जीवन, उसके लिए उन्हें जुगल परिहार समिति राजस्थानी साहित्य सम्मान 2026 दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष कीर्ति परिहार और सचिव रामेश्वर बोराना के अनुसार जल्द ही एक औपचारिक समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐतिहासिक विमर्श महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी के युद्ध पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक लेख लिखा है, उस पर आधारित हम देखेंगे 17 जून को महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती 486वीं जयंती और हल्दीघाटी युद्ध का 450वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अधीनता को अस्वीकार करना 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दीघाटी का युद्ध केवल 2 राजाओं के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि यह स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद तथा स्वाभिमान व अधीनता के बीच का वैचारिक संघर्ष था। संख्या और संसाधनों में कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इस वजह से हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है, न कि अकबर की, क्योंकि अकबर अधीनता स्वीकार कराने के हिसाब से ही उन्होंने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करवाया था, परंतु महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इस वजह से अकबर की इसमें हार मानी जाती है। चेतक और योद्धाओं का पराक्रम युद्ध में उनके प्रिय अश्व चेतक का पराक्रम, झालामान सिंह का बलिदान, हकीम खां सूर की वीरता, राणा पुंजा भील का सहयोग अविस्मरणीय है। मेवाड़ का मैराथन इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने 1582 के दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, जिसमें प्रताप ने मुगलों की चौकियों को ध्वस्त कर मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः मुक्त करा लिया था। गोगोंदा समारोह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर के गोगुंदा में राज तिलक स्थली पर आयोजित प्रताप जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग मातृभूमि के प्रति समर्पण पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा अनुसंधान IIT जोधपुर की कैंसर पर बड़ी खोज। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता हासिल की है। सटीक कीमोथेरेपी का रास्ता। एसोसिएट प्रोफेसर दिनेश कुमार के अनुसार उनकी अगुवाई वाली टीम ने नई पीढ़ी के बायोमेकर्स विकसित किए हैं। इसके माध्यम से कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज को कीमोथेरेपी प्रभावी रहेगी या नहीं। शोध की तकनीक व रोड में देखें तो सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, इसके जरिए ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट के भीतर मौजूद प्रत्येक कैंसर कोशिका को अलग अलग बारीक विश्लेषण संभव हो रहा है। ड्रग रिपर्जिंग, पहले से स्वीकृत पुरानी दवाओं के नए उपयोग को तलाश की जा रही है ताकि कैंसर कोशिकाओं के प्रतिरोध को तोड़ा जा सके, जिससे दवाओं के विकास की लागत और समय कम होगा। ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल, शोध को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए मानव जैसी कोशिकाओं वाले चूहे व लंग
का परीक्षण किया जा रहा है। ये तकनीक भविष्य में सिलिकोसिस जैसी अन्य बीमारियों के अध्ययन में भी मददगार होगी। तो IIT जोधपुर ने कैंसर पर बड़ी खोज की है, जिसमें यह पहले ही पता लगा जा सकेगा कि जो मरीज है उस पर कीमोथेरेपी का असर होगा या नहीं होगा। पर्यावरण पहल नो बैग डे अब बनेगा हरियाली का पर्व। अभियान का नाम है राजस्थान सरकार के एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2026 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को पर्यावरण से जोड़ने जा रहा है, जिसमें नया स्वरूप राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शनिवार को आयोजित नो बैग डे अब केवल सामान्य गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वर्षा ऋतु के दौरान इसे सघन पौधारोपण से जोड़ा जाएगा। धारित लक्ष्य हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार इस अभियान के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 5 पौधे तथा शिक्षा विभाग को प्रत्येक कार्मिक को 10 पौधे लगाने का और उनके संरक्षण का लक्ष्य दिया गया है। स्टूडेंट को 5 पौधे लगाने पड़ेंगे और शिक्षा विभाग के प्रत्येक जो कार्मिक है प्रत्येक कर्मचारी को 10 पौधे लगाने पड़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE दस्तावेज सुधार नियमों में सरलीकरण किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए नाम, उपनाम, जन्म तिथि, माता पिता के नाम में संशोधन के लिए नियमों को बेहद सरल और स्पष्ट कर दिया है। सत्यापित अभिलेख ही आधार अब विद्यालयों के सत्यापित और प्रमाणित मूल रिकॉर्ड जैसे प्रवेश आवेदन पत्र, TC, SR रजिस्टर के आधार पर ही टाइपिंग या रिकॉर्ड संबंधी त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा। साक्ष्य दस्तावेज की सीमा जन्म तिथि के अनुसार सुधार में मामलों में आधार कार्ड को केवल एक साक्ष्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट माना जाएगा, न कि एकमात्र आधार माना जाएगा। समय सीमा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद केवल 1 वर्ष तक ही नाम या जन्म तिथि संशोधन के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि परिणाम घोषित होने से पहले के मामलों में आवश्यक विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। धरोहर महाराणा प्रताप का जन्म कक्ष व वैश्विक मूर्तियाँ। वर्ष में एक दिन खुलने वाला कक्ष महाराणा प्रताप का जो जन्म कक्ष है जूनी कचहरी है, जिसे जाना जाता है कुंभलगढ़ दूर के बादल महल में स्थित जूनी कचहरी, उसे साल में एक बार ही खोला जाता है। वो खोला जाता है महाराणा प्रताप की जयंती पर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के 486वीं जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थल से जुड़ी विशेष जानकारी सामने आई है, जिनमें विश्व विख्यात योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ स्थित बादल महल के एक विशेष कक्ष जिसे जूनी कचहरी नाम से भी जाना जाता है, उसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1997 9 मई 1540 को हुआ था। सुरक्षा और आकार बादल महल में बना यह कक्ष 10 फीट का है, जिसकी सुरक्षा दृष्टि से इसे पहुंचने के लिए दुर्ग के 9 दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था। तो जूनी कचहरी का जो कमरा है उसमें पहुंचने के लिए दुर्ग के 9 दरवाजों से गुजरना पड़ता था, जिससे दुश्मनों की पहुंच लगभग असंभव थी। इतिहासकारों का निर्णय वर्ष 1993 में कुंभलगढ़ दुर्ग को आम जन के लिए व्यवस्थित रूप से विकसित किए जाने के बाद इतिहासकारों की समिति ने विस्तृत अध्ययन और शोध के आधार पर इस कक्ष को महाराणा प्रताप का जन्मस्थल चिन्हित किया गया था। सामान्य दिनों में बंद रहता है। इतिहासकार कुबेर सिंह सोलंकी के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में होने के कारण इसे सुरक्षा व संरक्षण की वजह से सामान्य दिनों में नहीं खोला जाता। प्रतिवर्ष केवल प्रताप जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ इसे खोला जाता है और पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। आदिवासी गाँवों में महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ और अरावली क्षेत्र के आदिवासी गांवों में बीता, जहां भील समाज के उनके घनिष्ठ संबंध थे और भील परिवार में उन्हें किक्का कहा जाता था। आगे चलकर किक्का राणा नाम से उनकी पहचान बनी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे दुनिया भर में प्रताप की 4500 मूर्तियाँ। शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप अब वैश्विक स्तर पर युवाओं के बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। वर्तमान में दुनिया भर में उनकी छोटी बड़ी करीब 4500 प्रतिमाएं स्थापित है। 95% मूर्तियां एक ही शिल्पी परिवार की। इन प्रतिमाओं से 95% से अधिक मूर्तियां जयपुर के ही मूर्तिकार परिवार भारतीय शिल्प कला प्राइवेट लिमिटेड के मूर्तिकार महावीर भारती और उमेश भारती ने 95% मूर्तियों का निर्माण किया है। जिन ग्लोबल आइकॉन संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई स्थित अल शीफ रिजॉर्ट में हाथी रामप्रसाद पर सवार महाराणा प्रताप की 14 फीट की अनोखी प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा मॉरिशस, लंदन में भी प्रतिमाएं स्थापित है। भारत में अयोध्या, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, वडोदरा, बोध गया, सुदूर उत्तर पूर्व के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर तक मूर्तियाँ स्थापित हैं। उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में स्थित प्रताप प्रतिमा 57 फीट की है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम पंचायतों में 1200 रुपये टैक्स लेने की तैयारी। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग ने गांवों के विकास के लिए मिलने वाले फंड को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत अब ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनना होगा। परफॉर्मेंस ग्रांट पर रोक की चेतावनी। जो पंचायतें अपने स्तर पर टैक्स और यूज़र चार्ज वसूल कर खुद की कमाई नहीं बढ़ाएगी, उन्हें परफॉर्मेंस ग्रांट रोक दी जाएगी। कम से कम 75% ग्राम पंचायतें इस ग्रांट के लिए पात्र होनी चाहिए, अन्यथा राज्य के फंड में 20% कटौती का प्रावधान
किया गया है। टैक्स की रूपरेखा हम देखें तो राजस्थान की 14,403 ग्राम पंचायतों में रहने वाली 5 करोड़ की आबादी इस टैक्स के दायरे में आएगी। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के सचिव जोगाराम ने जिला परिषद सीईओ और विकास अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। आवासीय व्यावसायिक भवनों पर लगने वाला टैक्स, प्रकाश कर, गाँवों में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के बदले लिया जाने वाला कर, सफाई कर, गाँव में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के नाम पर लगने वाला टैक्स, अन्य स्थानीय व यूज़र चार्ज, मेलों, हाट बाजारों, प्रदर्शनियों आदि पर लगने वाले स्थानीय टैक्स और पानी के उपभोग यूज़र चार्ज भी लिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाथी मोहन की कस्टडी का कानूनी मामला। फर्जी ट्रांजिट के जरिए असम से जयपुर लाया गया हाथी मोहन। जो फर्जी ट्रांजिट के जरिए असम से राजस्थान के जयपुर में एक हाथी लाया गया था जिसका नाम है मोहन। उस पर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का आदेश से अवकाशकालीन जस्टिस विपिन गुप्ता की याचिका पर हाई कोर्ट ने हाथी की कस्टडी महावत सलीम को देने वाले निचली कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के पास रहेगी कस्टडी। एजी राजेश चौधरी के अनुसार हाथी बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की मंजूरी के असम से नहीं लाया जा सकता था, इसलिए हाथी सरकार के पास ही रहेगा और राज्य सरकार को हाथी की अच्छी देखभाल करने के निर्देश दिया गया है। फिलहाल हाथी जयपुर के एलिफेंट विलेज हाथी गांव में रह रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रदेश के लेक्रोज खिलाड़ी मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया की राह पर। लेक्रोज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 17 से 1 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में गलगोटियस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर व चयन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्र का गौरव। इस शिविर के लिए राजस्थान के उदयपुर जनजातीय क्षेत्र से 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें से 10 महिला खिलाड़ी हैं, 6 पुरुष खिलाड़ी शामिल है। उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र से 16 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें से 10 महिला तथा 6 पुरुष खिलाड़ी शामिल है। खिलाड़ी प्रशिक्षक नीरज बत्रा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भावी प्रतियोगिता शिविर और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मलेशिया में आयोजित होने वाली साउथ ईस्टर्न एशियन चैंपियनशिप और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली ओलंपिक क्वालिफायर एशिया पैसिफिक लेक्रोस प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी हम देखें तो महिला वर्ग में कप्तान सुनीता मीणा, डाली गमेती, मीरा कुमारी दोजा, झूला कुमारी गुर्जर, यशिष्ठा बत्रा, विशाखा मेघवाल, यशोमता गमेती, जशोदा गमेती, रोशन बोस व जानवी राठौड़ शामिल है। पुरुष वर्ग में मोहनलाल खुमाराम गमेती, दयाशंकर गमेती, नारायण लाल गमेती, निशांत नागदा और राजेश गमेती शामिल है। संभागीय आयुक्त व लेक्रोस प्रवक्ता प्रज्ञा केवलरमानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे आंगनबाड़ी बैठकों की थीम में बड़ा बदलाव, पिता की भूमिका पर जोर। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाली अभिभावक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम में इस बार बड़ा बदलाव दिया गया है, जिसमें पिता की भागीदारी। अमूमन इन बैठकों में महिलाएं नजर आती है, माताजी नजर आती है, लेकिन इस बार पिता, दादा, चाचा जैसे पुरुष अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। इस मुहिम की थीम रहेगी पोषण, संतुलन, आहार व स्वास्थ्य के साथ बच्चे के जीवन में पिता की भूमिका रखी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव पूनम के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास में पिता का रोल अहम होता है। डिजिटल मैपिंग और आईडी पहल। आईडीसीएस निर्देशक वासुदेव मालावत ने बताया कि बैठक में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, हेल्थ ट्रैकिंग, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अपार आईडी, एसबीएचए, आईडीएम, अन्य आवश्यक दस्तावेजों के नामांकन पर चर्चा की गई है। इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग 18 जून तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।